बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। नाराज जर्नलिस्ट का रियाद के हुक्म पर सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर कत्ल किया गया, तुर्क ओहदेदार ने किया दावा। जमाल खाशकजी को फिल्मी अंदाज में हलाक किया गया, तुर्क मीडिया में 15 कातिलों की तस्वीरें जारी। कहा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर प्राइवेट जेट्स में आए। बरतानिया में सऊदी सफीर को तलब किया गया, वजीर खारजा ने की आदिल अल जुबैर से बातचीत। जर्नलिस्ट की मंगेतर ने कहा कॉन्सुलेट वीडियो फुटेज जारी करे। ईरानी इंपोर्ट की कमी पूरी करने के लिए सऊदी अरब हिंदुस्तान को इजाफी तेल देगा। इदलीब का बफर जोन भारी हथियारों से पाक हो गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के कत्ल की साजिश पर 19 मुल्जिमीन को सजाए मौत, खालिदा जिया के बेटे को उम्र कैद। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को तूफान माइकल से खतरा, इंडोनेशिया की सुनामी में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई। तूफान तितली जुमेरात की सुबह उड़ीसा के साहिल से टकराएगा, हजारों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। स्कूल कॉलेज बंद, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां चौकस। गुजरात फसादात के दौरान सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थीं, फौज को वक्त पर गाड़ियां नहीं दी गईं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने जबान खोली, कहा पुलिस फसादियों का साथ दे रही थी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। तुर्की की मीडिया में 15 सऊदियों के नाम और तस्वीरें सामने आई हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो नाराज जर्नलिस्ट जमाल खाशकजी के कातिल हैं। तुर्की के एक टीवी चैनल ने इन सऊदी शहरियों की तस्वीरें जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये लोग 2 प्राइवेट जेट्स में रियाद से इस्तांबुल आए थे और 2 अक्टूबर को सऊदी अरब के सिफारती मिशन में दाखिल हुए थे। ये वही दिन है जब जमाल खाशकजी भी कॉन्सुलेट में गए थे। बताया गया कि ये सऊदी शहरी कॉन्सुलेट के करीब 2 इंटरनेशनल होटल्स में उतरे, इसके बाद वो कॉन्सुलेट गए। इसी शाम वो तुर्की से वापस सऊदी अरब चले गए। बताया गया कि अब तुर्की के ओहदेदारों के लिए ये लोग वांटेड हैं और चाहते हैं कि जमाल खाशकजी के लापता होने के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जाए। एक तहकीकाती ओहदेदार के हवाले से मिडल ईस्ट आई न्यूज वेबसाइट ने बताया कि इन 15 में से 3 लोग सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी हिफाजती दस्ते के अरकान हैं। इनमें से एक सऊदी शहरी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का चीफ है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि यह 15 रुकनी सऊदी टीम जमाल खाशकजी के अंदर जाने के 2 घंटे के बाद पहुंची। इस दौरान अखबार गार्डियन ने कहा कि कॉन्सुलेट से सीसीटीवी फुटेजेस गायब हैं। सऊदी ओहदेदारों का दावा है कि कॉन्सुलेट में कागजी कार्रवाई के बाद जमाल खाशकजी बाहर निकल गए। सऊदी अरब के नाराज जर्नलिस्ट अपनी तुर्क मंगेतर से शादी करना चाहते थे और इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई के लिए सऊदी कॉन्सुलेट गए थे। तुर्की के ओहदेदारों ने कहा कि कॉन्सुलेट ये साबित करे कि जमाल बाहर निकल गए थे। इस दौरान जमाल खाशकजी की मंगेतर ने सऊदी अरब से कहा कि वो कॉन्सुलेट का सीसीटीवी फुटेज जारी करे। उन्होंने तुर्की के ओहदेदारों की सलाहियतों पर यकीन जाहिर किया और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि वो सऊदी हुकूमत के मुखालिफ जर्नलिस्ट के साथ होने वाले वाक़े की तफसीलात को सामने लाने के लिए कहे। उनकी मंगेतर ने कहा कि जमाल अपने उसूलों की लड़ाई लड़ रहे थे। बरतानिया के वजीर खारजा जेरेमी हंट ने सऊदी अरब के सफीर को तलब करते हुए जर्नलिस्ट के लापता होने के ताल्लुक से जवाब तलब किए हैं। बरतानिया के वजीर खारजा ने सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर को फोन करते हुए इस ताल्लुक से बातचीत की।
जमाल खाशकजी पहले सऊदी हुकूमत के एडवाइजर थे, बाद में उन्होंने सऊदी अरब की पॉलिसियों पर तनकीदें शुरू कर दी। खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद वो उनकी पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उन्होंने यमन जंग और कतर के खिलाफ कार्रवाई की भी मुखालिफत की थी। वो अमरीकी मीडिया के लिए लिखते थे। उन्होंने पिछले दिनों अल जजीरा से बातचीत करते हुए कहा था कि उनकी जान को खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के ओहदेदार इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि सऊदी अरब के सफारती मिशन में जमाल खाशकजी का कत्ल किया गया है और सऊदी हुकूमत के ऑर्डर पर यह कार्रवाई की गई है। तुर्की के एक ओहदेदार ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि 59 साल राइटर और जर्नलिस्ट काउंसलेट के अंदर दाखिल हुए और 2 घंटे के बाद उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। ये कार्रवाई किसी अफसाने की तरह की गई। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पीर के दिन कहा था कि सऊदी काउंसलेट को साबित करना चाहिए कि जमाल इमारत से बाहर निकल गए थे। अमेरिका में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने दावा किया कि जर्नलिस्ट जमाल खाशकजी के ताल्लुक से गलत दावे किए जा रहे हैं। अल अरबिया ने उनके हवाले से कहा कि वो यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस ताल्लुक से खबरें बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद हैं। अमेरिका के सीनियर सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि सऊदी अरब और उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो अमलन वहां के हुक्मरान हैं, ऐसे डिक्टेटर्स हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से मुतासिर हैं। उन्होंने जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब हिंदुस्तान को इजाफी तेल देगा ताकि वो ईरान से इंपोर्ट में कमी के असरात से निमट सके। सऊदी अरब तेल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। बताया गया कि वो हिंदुस्तान को इजाफी 4 मिलियन बैरल तेल नवंबर से देगा। अमेरिका ने धमकी दी है कि वो 4 नवंबर के बाद से ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों के खिलाफ पाबंदियां लगाएगा। हिंदुस्तान चाइना के बाद ईरान से तेल खरीदने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। अमेरिकी पाबंदियों की धमकियों के बावजूद हिंदुस्तान की ऑयल कंपनियों ने नवंबर में ईरान से तेल खरीदने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इंपोर्ट में कमी आएगी क्योंकि सिर्फ 2 कंपनियों ने ये ऑर्डर्स दिए हैं। अमेरिका ने सऊदी हुकूमत से कहा है कि वो ईरानी तेल के एक्सपोर्ट में कमी की वजह से पैदा होने वाले हालात से निमटने के लिए तेल की पैदावार बढ़ाए। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि सऊदी अरब या दुनिया का कोई भी मुल्क ईरानी तेल का बदल पेश नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने दुनिया से कहा कि वो अमेरिका के खतरों का मुकाबला करे जिससे आलमी निजाम को खतरे पैदा हो गए हैं। उन्होंने निशानदेही की कि अमेरिका किस तरह आलमी समझौतों की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, तिजारती समझौतों को तोड़ रहा है और दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां लगा रहा है। यूएन जनरल असम्बली की एक कमेटी से खिताब करते हुए गुलाम अली खुसरो ने कहा कि दुनिया को अमेरिका के खतरों के मद्देनजर फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के हर एक रुकन मुल्क का यह फर्ज है कि वह अमेरिका की गलत पॉलिसियों के खिलाफ उठ खड़े हो। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा है कि ईरान इस्लामी इनकलाब के बाद से ही दहशतगर्दी की फंडिंग कर रहा है। ट्रंप के एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका ईरान को अलग थलग करना चाहता है। सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफ्रीका में सरगर्म मिलिटेंट तंजीम अल शबाब ने ईरान के जरिए स्मगलिंग की और इससे $7.5 मिलियन कमाए। सीरिया के इदलीब में बताया गया कि बफर जोन भारी हथियारों से पाक हो गया है। इदलीब के ताल्लुक से तुर्की और रशिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत इदलीब में गैर फौजी जोन बनाया गया और वहां से मिलिटेंट्स को पीछे हटाया गया और भारी हथियारों से उस इलाके को पाक किया गया। इस समझौते की वजह से ही सीरिया की फौज ने इदलीब में अपना ऑपरेशन टाल दिया था जिसे यकीनी समझा जा रहा था। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने तस्दीक की कि बफर जोन में अब कोई भारी हथियार नहीं देखे जा रहे हैं। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने रशिया को बता दिया है कि वो सीरिया के अंदर कार्रवाई करते रहेंगे। रशिया ने हाल ही में सीरिया को S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिए ताकि सीरिया की एयरफोर्स को मजबूत किया जा सके। यमन के अलहूसियों ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब की एक कश्ती को तबाह कर दिया है, उस पर सवार तमाम लोग हलाक हो गए हैं। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने अलहूसियों के हवाले से यह खबर दी है। मिडल ईस्ट से मुताल्लिक अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमन मंसूबा बनाया है उसमें इसराइल की सिक्योरिटी को अहमियत दी गई है और इसके साथ साथ फलस्तीनियों के साथ भी इंसाफ की कोशिश की गई है। इसराइली मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए जेसन ग्रीनब्लैट ने कहा कि अमेरिका के अमन मंसूबे में फलस्तीन और जॉर्डन को एक कन्फेडरेशन में तब्दील करने का कोई मंसूबा नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो 3-4 महीनों के अंदर अपना अमन मंसूबा पेश करेंगे। ट्रंप के इस अमन मंसूबे को आमतौर पर डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया है। फलस्तीनियों ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया है। दुनिया भर से मैं अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। नाराज जर्नलिस्ट का रियाद के हुक्म पर सऊदी काउंसलेट के अंदर कत्ल किया गया, तुर्क ओहदेदार ने किया दावा। जमाल खाशकजी को फिल्मी अंदाज में हलाक किया गया, तुर्क मीडिया में 15 कातिलों की तस्वीरें जारी। कहा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर प्राइवेट जेट्स में आए। बर्तानिया में सऊदी सफीर को तलब किया गया, वजीर खारजा ने की आदिल अल जुबैर से बातचीत। जर्नलिस्ट की मंगेतर ने कहा काउंसलेट वीडियो फुटेज जारी करे। ईरानी इंपोर्ट की कमी पूरी करने के लिए सऊदी अरब हिंदुस्तान को इजाफी तेल देगा। इदलिब का बफर जोन भारी हथियारों से पाक हो गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के कत्ल की साजिश पर 19 मुल्जिमीन को सजाए मौत, खालिदा जिया के बेटे को उम्र कैद। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को तूफान माइकल से खतरा, इंडोनेशिया की सुनामी में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई। तूफान तितली जुमेरात की सुबह उड़ीसा के साहिल से टकराएगा, हजारों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। स्कूल कॉलेज बंद, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां चौकस। गुजरात फसादात के दौरान सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थीं, फौज को वक्त पर गाड़ियां नहीं दी गईं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने जबान खोली, कहा पुलिस फसादियों का साथ दे रही थी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस केस में दूसरे 19 मुल्जिमीन को मौत की सजा दी गई। इस केस का ताल्लुक वजीर आजम शेख हसीना को 17 साल पहले कत्ल करने की साजिश से है। वो 2004 में एक ग्रेनेड हमले में जख्मी हो गई थी। उस हमले में 20 लोग हलाक हुए थे। सरकारी वकीलों का कहना है कि तारिक रहमान इस साजिश में शरीक थे। खालिदा जिया के बेटे 2008 से बांग्लादेश में नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये केस चलाया गया। वो लंदन में रहते हैं। जिन 19 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई उनमें 2 साबिक वजीर शामिल है। खालिदा जिया फिलहाल करप्शन के एक केस के सिलसिले में ढाका जेल में है। बांग्लादेश के वजीर कानून अनीसुल हक ने कहा कि हुकूमत खालिदा जिया के बेटे को भी सजाए मौत देने की दरख्वास्त करेगी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम उन्हें लंदन से वापस लाने के लिए सिफारती कोशिशें करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस के बाद किम जोंग उन से दूसरी मरतबा मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सिंगापुर में नहीं होगी, जहां जून के महीने में वो नॉर्थ कोरिया के लीडर से मिले थे। हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने नॉर्थ कोरिया के दारकूमत प्योंगयांग का दौरा किया था, जिसके बाद इस तरह की छोटी मुलाकात के इशारे मिलने शुरू हो गए थे। कीनिया में बस के एक हादसे में 51 लोग हलाक हो गए हैं। ये बस दारुल हुकूमत नैरोबी से काकामेगा टाउन जा रही थी। इस बस पर 52 लोग सवार थे। एक मुश्किल सड़क से गुजरते हुए ये बस उलट गई। बात करते हैं मौसम के मिजाज की। खतरनाक तूफान तितली जुमेरात की सुबह उड़ीसा के साहिल से टकरा सकता है। ओहदेदार इस तूफान के मद्देनजर चौकसी अख्तियार किए हुए हैं और कई लोगों को साहिली इलाकों से हटाया गया है। मौसम ओहदेदारों ने बताया कि तितली तूफान सुबह 5:30 बजे गोपालपुर में साहिल से टकरा सकता है। 5 जिलों से लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने मुतासरा जिलों के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास रखा और मुतासरा जिलों के कलेक्टर्स को जरूरी हिदायतें दी। उड़ीसा के कई जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। एनडीआरएफ, डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरी एजेंसियां चौकस हैं और इन इदारों के कारकुनों को हसास जिलों में तैनात कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के साहली इलाके भी इस तूफान से मुतासर हो सकते हैं।
ایک خطرناک طوفان مائیکل امریکہ کی فلوریڈا ریاست کے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے. اسے کیٹیگری 4 کا طوفان قرار دیا گیا ہے. امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ ہم اس سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک طوفان ہے. وہ پاناما سٹی کے قریب ساحل سے ٹکرائے گا. طوفان کے اثر میں 13 فیٹ اونچی لہریں اٹھیں گی اور طوفانی ہوائیں چلیں گی. الاباما اور جارجیا ریاستیں بھی طوفان سے متاثر ہو سکتی ہیں. سمجھا جا رہا ہے کہ یہ طوفان 145 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ساحل سے ٹکرائے گا اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. عہدیداروں کو ڈر ہے کہ طوفان کی وجہ سے لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہو جائیں گے. انڈونیشیا کے زلزلے اور سونامی میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2000 سے زیادہ ہو گئی ہے. انڈونیشیا کے سلویسی جزیرے میں ایک زلزلہ آیا تھا جس کے بعد سونامی آ گئی تھی. عہدیداروں نے مرنے والوں کی تعداد 2010 بتائی ہے. یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے نئے چیف کو مقرر کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی جگہ لیں گے. پاکستانی فوج کی میڈیا شاخ نے ایک بیان میں یہ بات کہی. منیر کو پچھلے مہینے ترقی دی گئی تھی. پاکستان میں جولائی کے مہینے میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کی حکومت نے ذمہ داری سنبھالی تھی. گجرات کے 2002 کے فسادات کے بارے میں ایک سابق فوجی جنرل نے کہا کہ اگر وقت پر کارروائی کی جاتی اور سہولتیں پہنچائی جاتی تو سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں. سرکاری فگرز کے مطابق گجرات فسادات میں 1000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے لیکن سمجھا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. گجرات فسادات میں زیادہ تر مسلمان ہلاک ہوئے تھے. ان فسادات پر قابو پانے کے لیے فوج کو طلب کیا گیا تھا. آرمی چیف نے اس سلسلے میں لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ کو یہ ذمہ داری دی تھی جن کی اسٹرائک کور ڈویژن اس وقت راجستھان میں تعینات تھی. ضمیر الدین شاہ نے کہا کہ آرڈر ملتے ہی فوجی دستے ایئر فورس کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر احمد آباد پہنچے لیکن وہ لوگ ایک دن سے زیادہ دیر تک ایئرپورٹ پر ہی بیٹھے رہے کیونکہ ریاستی حکومت نے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کیا تھا. ضمیر الدین شاہ نے اپنی کتاب دی سرکاری مسلمان میں یہ باتیں لکھی ہیں. ضمیر الدین شاہ فلم سٹار نصیر الدین شاہ کے بھائی ہیں. گجرات میں 2002 میں بدترین فرقے وارانہ فسادات ہوئے تھے. اس وقت نریندر مودی گجرات کے چیف منسٹر تھے. ضمیر الدین شاہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کا انتظام نہ کرنا حکومت کی انتظامی غلطی تھی. اگر فوج کو گاڑیاں مل جاتی تو فسادات کو جلد روکا جا سکتا تھا. ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے ضمیر الدین شاہ نے کہا کہ گجرات فسادات کے دوران 3 دن میں 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر وقت پر کارروائی کی جاتی تو سینکڑوں جانیں بچائی جا سکتی تھیں. انہوں نے کہا کہ گجرات فسادات کے دوران جو لوگ مارے گئے ہیں اور اس کے لیے پولیس بھی ذمہ دار ہے کیونکہ پولیس نے یا تو فسادیوں کا ساتھ دیا یا پھر وہ خاموش تماشا دیکھتی رہی. ضمیر الدین شاہ نے اس وقت کے حالات یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیدھے ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد چیف منسٹر نریندر مودی کے مکان پر گئے تھے جہاں اس وقت کے وزیر دفاع جارج فرنانڈیز بھی موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ واپس ایئرپورٹ آ گئے لیکن پوری رات اور پھر پورا دن انتظار میں گزر گیا اور آخرکار 2 مارچ کی صبح 10 بجے انہیں گاڑیاں اور گائیڈ دیے گئے. گجرات فسادات بجا طور پر آزاد اور سیکولر ہندوستان کے ماتھے پر ایک ایسا داغ ہے جس سے ہر انصاف پسند ہندوستانی شرمندہ ہے. ہندوستان میں چائنا کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو امریکہ کی تجارتی جنگ سے مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. نئی دہلی میں چائنا کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ نیشنل سیکیورٹی اور فیئر ٹریڈ کے نام پر خود غرضانہ معاشی پالیسیوں سے چائنا کی معاشی ترقی متاثر ہو سکتی ہے. اس سے ہندوستان پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے. سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان اور چائنا دنیا کی 2 بڑی ترقی پذیر معاشی طاقتیں ہیں اور انہیں استحکام کا ماحول پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. پچھلے مہینے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے مال پر اضافی ٹیرف لگا دیا تھا جس کے جواب میں چائنا نے بھی ایسا ہی قدم اٹھایا. ایک ٹی وی پروڈیوسر کے بعد اداکارہ سندھیا مردل نے بھی الوک ناتھ پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا ہے. پیج 3 ہنی مون اور راگنی MMS2 جیسی ہٹ فلموں میں اداکاری کرنے والی سندھیا مردل نے سنسکاری اداکار پر الزام لگایا کہ انہوں نے جنسی حملے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب وہ زی ٹی وی کے ایک ٹیلی فلم میں ان کی بیٹی کا رول ادا کر رہی تھی. ہندوستان میں می ٹو تحریک بہت زور و شور سے جاری ہے اور کئی بڑے ناموں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جن میں مرکزی وزیر اور سابق جرنلسٹ MJ اکبر بھی شامل ہے. کانگریس نے اس معاملے کی تحقیقات اور MJ اکبر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے.
इस दौरान इंडस्ट्रियलिस्ट नसवाडिया के खिलाफ अदाकारा प्रीति जिंटा की तरफ से किए गए 10 दराजी केस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है। 43 साल अदाकारा ने 2014 में शिकायत की थी कि नसवाडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के एक मैच के दौरान 10 दराजी की थी। अदालत के मशवरे पर इस मामले को खत्म किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नाराज जर्नलिस्ट का रियाद के हुक्म पर सऊदी काउंसलेट के अंदर कत्ल किया गया, तुर्क ओहदेदार ने किया दावा। जमाल खाशकजी को फिल्मी अंदाज में हलाक किया गया, तुर्क मीडिया में 15 कातिलों की तस्वीरें जारी, कहा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर प्राइवेट जेट्स में आए। बर्तानिया में सऊदी सफीर को तलब किया गया, वजीर खारजा ने की आदिल अल जुबैर से बातचीत, जर्नलिस्ट की मंगेतर ने कहा काउंसलेट वीडियो फुटेज जारी करे। ईरानी इंपोर्ट की कमी पूरी करने के लिए सऊदी अरब हिंदुस्तान को इजाफी तेल देगा। इदलीब का बफर जोन भारी हथियारों से पाक हो गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के कत्ल की साजिश पर 19 मुल्जिमीन को सजाए मौत, खालिदा जिया के बेटे को उम्र कैद। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को तूफान माइकल से खतरा, इंडोनेशिया की सुनामी में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई। तूफान तितली जुमेरात की सुबह उड़ीसा के साहिल से टकराएगा, हजारों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। स्कूल कॉलेज बंद, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां चौकस। गुजरात फसादात के दौरान सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थीं, फौज को वक्त पर गाड़ियां नहीं दी गईं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने जबान खोली, कहा पुलिस फसादियों का साथ दे रही थी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।